नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोशल मीडिया को लेकर सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार, मंत्री, सांसद, इसके साथ विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। और यह आदेश ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान की तरफ से जारी किया गया है। तो यह वो चिट्ठी है जिसे हम दिखा रहे हैं और इस आदेश पत्र में क्या लिखा है, इस संबंध में भी हम आपको सही सूचना दे रहे हैं। जो मोटा मोटी चीजें इसमें लिखी गई हैं, मोटी बातें लिखी गई हैं, वो ये है कि आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करना है। अब किनके बारे में नहीं करना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किनके बारे में आपत्तिजनक अगर पोस्ट आप सोशल मीडिया पर, सोशल साइट्स पर अगर डालते हैं तो कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि इसमें कहा गया है कि सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। चलिए सुनते हैं इस पूरे मामले पर आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान का क्या कहना है। मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान। आपने एक लेटर जारी किया है, क्या है उस लेटर का मकसद? देखिए, मैंने सभी राज्य सरकार के जितने भी प्रधान सचिव व सचिव हैं उनको एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि अगर सोशल मीडिया में किसी भी सरकारी पदाधिकारी या सरकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध या माननीय सांसद या विधायक, बहुत सी इस तरह की शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं कि विगत कुछ दिनों से अभद्र, आपत्तिजनक और अनर्गल टिप्पणियां कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है। इसमें कार्रवाई के लिए जनरली ऐसा पाया जा रहा था कि संशय है कि ये कार्रवाई कहाँ से होगी, इसमें अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहे कोई व्यक्ति तो कहाँ से करेगा, कौन इसकी एजेंसी है। लोगों को अनुरोध किया गया है कि अगर उनके पास इस तरह की कोई बातें आती हैं या उनको वो उसके विक्टिम बनते हैं तो इस प्रकार की शिकायतों को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को वो भेजें। यहाँ उनकी विधिवत जाँच होगी। जाँच के बाद अगर इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो विधिवत कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें आईटी एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पूरा वर्णन है और उन्हीं के तहत इसमें कार्रवाई होती है। ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और जो विधायक मंत्री हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे काफ़ी विपक्ष के तरफ से हमला किया जा रहा था। कहीं ये उसी की वजह से तो नहीं लागू किया गया है? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा कि हमारा किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। ईओयू एक प्रोफेशनल यूनिट है और हम सिर्फ कानून के दायरे में आई हुई चीज़ों पर ही संज्ञान लेंगे और उसके तहत कार्रवाई करेंगे। ये तो पहले से आईटी एक्ट में है, लेकिन क्या पहले बिहार में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी? कार्रवाई बिहार में पहले हुई है, मगर इधर कुछ दिनों में, कुछ समय से ऐसी शिकायतों में वृद्धि बहुत हुई है। आम जन हमें जनरली अप्रोच करते हैं अपनी पिटिशंस के साथ, मगर लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। और इसका एक मूल कारण ये है कि दोषियों के विरुद्ध इसमें समय पर कार्रवाई नहीं होना इसका कारण बताया जा रहा है। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये कोई प्रहार नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन जब भी होगा, और साइबर क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत संवेदनशील हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से एक इकाई है जो इसकी जांच के लिए सक्षम है और जांच में अगर तथ्य आएंगे तो कार्रवाई कानून सम्मत होगी। तो बिहार में अगर आप किसी माननीय या फिर अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो आपकी खैर नहीं, आपके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।
इधर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का भी कहना है कि लोकतंत्र में रचनात्मक टिप्पणी सदैव स्वागत योग्य रहती है, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी अगर कोई किसी को लेकर करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसको लेकर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस आदेश में भी वही कहा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सांसद, विधायक या फिर अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन यह कार्रवाई तभी की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत लिखित रूप से आर्थिक अपराध थाने में दर्ज करवाएगा। जो ये एडवाइजरी इशू की गई है आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से, वो ये है कि यदि अफवाह टाइप की सूचनाएं हो, गलत सूचनाएं हो और जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो और अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाली जो है बातें सोशल मीडिया पे कही जाएं, तो उनके बारे में सूचित किया जा सकता है, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। और इधर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार के फैसले का सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को मेरी गिरफ्तारी की चुनौती देता हूं। यह तेजस्वी यादव का ट्वीट इस आदेश के बाद आता है सामने। चलिए, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, तेजस्वी ने हिटलर के पद्मचिन्ह पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां, प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी मानते हैं आप पूर्णतः थक गए हैं, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए, यह कहना है ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव का। तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई के फैसले को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अच्छा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में कई चीजें फेक होती हैं, उनका वास्तविक चीज से जुड़ाव नहीं होता। ये तो एकदम सही निर्णय है, क्योंकि आप भी देखते होंगे, आप लोग बहुत स्तरीय चैनल से आते हैं और आपकी खबरें और जो सोशल मीडिया में गलत नाम से, फेक नाम से जो कुछ चीज़ें आ रही है, तो वास्तव में एक नकारात्मक वो चीज़ें पैदा करती है, जो कहीं न कहीं उसका कोई वास्तविक चीज़ से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। तो इस तरह का कदम उठना ही चाहिए। इधर बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिए फैसला लेना जरूरी था। का उद्देश्य किसी की छवि खराब करना, सरकार की छवि खराब करना, व्यक्ति की छवि खराब करना, समाज में एक भ्रम पैदा करना, बेतुकी और बेबुनियाद बातों को फैलाना है, तो ये दुरुपयोग कहा जाएगा। और दुरुपयोग कोई नहीं करे किसी प्लेटफॉर्म का, उसके लिए कोई अगर दिशा निर्देश दिया जाता है तो ये तो स्वागत योग्य है, ये होना ही चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निसंदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है और इसकी सराहना की जानी। इधर रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब पब्लिक हैंडलिंग वाले सभी टेंडर में ठेकेदारी लेने वाले लोगों के साथ काम करने वाले सभी लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद बस स्टॉप, एयरपोर्ट समेत कई जगह ऐसे टेंडर्स होंगे जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र दिए बगैर ऑफिस में कर्मी भी काम नहीं कर पाएंगे। प्रमाण पत्र जो इशूड होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसके बारे में बैठक थी और यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
उनमें कॉन्ट्रैक्टर को निश्चित रूप से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और वैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पब्लिक हैंडलिंग होती है, जैसे बस स्टॉप का ठेकेदारी है, सब्जी हाट बाजार की ठेकेदारी, जिसमें पब्लिक को हैंडल करना पड़ता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग काम करेंगे उनके साथ में उन सभी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इधर पटना नगर निगम ने 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। बोर्ड की 21वीं बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। अब पारित प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा और इसके बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो 1993 के बाद पहली बार होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आम लोग इसे भी अधिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और कोरोना काल में इतना बोझ उठाना संभव नहीं हो सकता। और महंगाई में और ये लॉकडाउन का भी असर है, अभी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% बढ़ना काफ़ी है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाना इतना सही नहीं है। अचानक बढ़ाने से सबके बजट पर असर पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है कि आम आदमी से विचार लेना चाहिए? आम आदमी से जरूर विचार लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आम आदमी पे ही गिरता है, तो जरूर है कि आम आदमी से विचार लेना चाहिए सरकार को। 30% होल्डिंग टैक्स तो बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम मिनिमम 10% होना चाहिए। कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे भी बिजनेस की हालत खराब है। बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, बहुत बढ़ा दिया है। इससे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा। क्या आप लोग क्या चाहते हो? इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इधर नगर निगम बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे लेकर सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने टैक्स बढ़ाने को उचित नहीं बताया। उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से इसे कम करने का सुझाव दिया। नगर निगम में होल्डिंग टैक्स 15% की वृद्धि हो, ऐसा कोई प्रस्ताव आया था। पहले भी प्रस्ताव यहाँ से गया था 2012-13 में। वैसे नियम यह है कि हर 5 साल के बाद टैक्स का असेसमेंट होता है पूरे तौर पे, मगर सरकार ने अनुमति नहीं दी, टैक्स का असेसमेंट नहीं कर सके। नियम तो यही होता है। तो बात सही है कि नगर निगम को चलाने के लिए भी और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है पैसे की। नगर निगम सक्षम नहीं हो पा रहा है, ये बात सही है। और मैंने ये कहा कि एक साथ 15% होल्डिंग टैक्स आप लेंगे तो शायद पटना की जनता पर बड़ा बोझ होगा। और अगली खबर है दरभंगा से, जहां चोरी के इल्जाम में पकड़े गए चोर को जमालपुर थाना प्रभारी ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे चोर पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं और वो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन थाना प्रभारी इसे बख्शने के मूड में नहीं है। इधर गोपालगंज में पुलिस वाले की वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद एसपी ने जांच की बात कही है। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जांच के नाम पर युवकों को रोककर पैसे की वसूली की जाती है। हालांकि एसपी ने बताया कि ऐसे ही मामले में सिधवलिया के सिपाही और होमगार्ड के जवान को सस्पेंड किया गया और इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पिछले दिनों ही ऐसी एक सूचना मिली थी सिधवलिया थाना अंतर्गत, उसमें एक सिपाही को सस्पेंड किया गया और 3 गिरफ्तार के जो जवान थे उनके बॉन्ड कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। और जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी कंसर्न एसडीपीओ से हम लोग जाँच करा के और जो भी उसमें रहेगा लिप्त उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने छात्रावास में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली छात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। दृष्टि कान्हारी आईआईएम के पीजीपीएम कोर्स में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। दृष्टि अपने छात्रावास के कमरे में अकेली रहती थी। शव के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इधर कोरोना के नाम पर तमाम तरह के गाइडलाइंस को पालन करने की अपील जनता से की जा रही है, लेकिन क्या तमाम नियमों के पालन की जिम्मेवारी सिर्फ जनता की है? मंत्री और अधिकारी क्या सिर्फ नियम समझाने के लिए हैं? मुंगेर की ये रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है।
मंत्री के कार्यक्रम में कुव्यवस्था, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, खाना नदारद हवा में प्लेट, प्लेट में केवल सब्जी, कैसे भरेगा पेट। जमीन पर रखकर खाने की मजबूरी, दरअसल ये नजारा है बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम का, जहां कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन कुव्यवस्था का नजारा ऐसा कि लोग खाने के लिए ही जूझते नजर आए। खाना खत्म नहीं रखा, वहीं पे रखा है। हाँ। कितना देर से खड़े हैं खाना के लिए? खाना के लिए आधा घंटा हो गया। क्या हुआ, भीड़ है खाना में? चावल झाड़ी चावल खत्म हो गया। क्या बोला आप, नहीं है खाना? नहीं गया, लाने गया, खत्म हो गया तो लाने गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कोरोना पर तमाम गाइडलाइंस और जिला प्रशासन की अपील के बावजूद किस तरह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक साथ सैकड़ों लोग खाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। किसी के हाथ में खाली प्लेट है तो किसी के प्लेट में केवल सब्जी, तो कोई जमीन पर ही बैठकर खाने को मजबूर है। खाना का है, खाना का है। नहीं मिला आपको? नहीं मिला, खाली। कहाँ आए थे, क्या कार्यक्रम था आज? आए थे यहीं मेथी में। किस चीज में? जुलूस में। जाहिर है जब बिहार सरकार के मंत्री के कार्यक्रम में ही इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी, कोरोना नियमों को ताक पर रखा जाएगा, तो आम लोगों से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अरुण शर्मा, मुंगेर, न्यूज़ 18। पूर्णिया शहर के जनता चौक से थाना चौक तक बनने वाली मुख्य सड़क का टेंडर होने के 10 महीने बाद काम शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग में पूर्व सांसद पप्पू यादव, पूर्व डिप्टी मेयर समेत कई राजनेताओं का घर है। इस रास्ते से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। 10 महीने पहले 3 पार्ट में सड़क को बनाने का टेंडर भी हो गया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो सका। लोगों से बात की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया के जनता चौक से लेकर थाना चौक जाने वाली काफी मुख्य सड़क है, जो पूर्णिया नगर निगम इलाके में पड़ता है। इस सड़क का टेंडर हुए काफी दिन हो गया, लेकिन अभी तक सड़क में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? संदीप राजा। कौन सी सड़क है, क्या स्थिति है? ये जनता चौक टू मधुबनी, ये सड़क ये मधुबनी तक इसको बाईपास मधुबनी 4 लाइन तक इसको मिलाती है। ये मेरे जन्म जब से हुए तब से ये सड़क ऐसा ही है। स्टूडेंट, छात्रा, ये सब जाते हैं। कितने लोगों का आवागमन पर डे होता है? पर डे लगभग 2000 से अधिक रखिए। कब हुआ है टेंडर? ये 8-10 महीना के लगभग हो गया। ये काफी मुख्य सड़क है और कई वर्षों से सड़क खराब है। लगभग 10 महीना टेंडर का हो गया, लेकिन आज तक इसमें निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि इस हो के स्कूली छात्र अपने स्कूल जाते हैं, हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। इस रोड में कई राजनेताओं का भी घर है, इसके बावजूद वर्षों से ये सड़क यूं ही जर्जर पड़ा हुआ है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। मुंगेर से खबर है, जहां 2 लाख पाने के लिए युवतियों के बीच फॉर्म भरने की होड़ मची हुई है। फर्जी फॉर्म बेचकर धंधेबाज मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन ये बेटियां ठगी की शिकार हो रही हैं। ठिठुरती ठंड के बीच तारापुर के डाकघर में अचानक भीड़ बढ़ गई है। हालात ऐसी हो गई है कि डाकघर के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक पैर रखने की भी जगह नहीं बची है, और तो और भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये तमाम बेटियां सुदूर गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर उस सफेद फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने पहुंची है, जो तथाकथित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए 2-2 लाख देने के नाम पर मुंगेर की गली गली में बिक रही है।
आपको पता है ये फॉर्म सही है या गलत है? नहीं पता तो नहीं। क्या क्या किए इस फॉर्म के लिए? फॉर्म खरीद के भरे उसमें और मुखिया जी से साइन लिए। एक तरफ 2 लाख रुपए पाने का सपना लिए इन बेटियों में फॉर्म भरने की होड़ सी मची हुई है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी कोई योजना न केंद्र ने और न राज्य सरकार ने शुरू की है। लेकिन 2 लाख रुपए का सब्जबाग दिखाने वाले ऐसे फॉर्म मुंगेर की हर स्टेशनरी दुकान में बिक रहा है और इस फर्जी फॉर्म को छापकर कुछ धंधेबाज लाखों रुपए के ओआरए न्यारे कर रहे हैं। जो फॉर्म अभी बाजार में उपलब्ध हैं और जिनको इसको भर के दिया जा रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार ये फॉर्म फर्जी हैं और लेकिन एक बिल्कुल उपापो की स्थिति बन गई है। तो रजिस्ट्री बुकिंग हो रहा है। कहाँ के लिए सर बुकिंग हो रहा है? कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। तो मतलब कि जो भीड़ लग रही है उसी के कारण लग रही है। सरकारी योजना का लाभ हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से मुंगेर में खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसकी शिकार भोली भाली बेटियां हो रही है। तो फॉर्म के फर्जीवाड़े में कुछ धोखेबाज रातों रात मालामाल हो रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इधर कटिहार के रौतारा चमरू पोखर को विकसित करने की योजना कागजों पर ही सिमट गई। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत रौतारा चमरू पोखर को विकसित करने की योजना शुरुआत की थी। लेकिन पिछले 1 साल में यहां कोई काम नहीं हुआ। तालाब का पानी गंदा है। सौंदर्यीकरण की बात छोड़ दीजिए, हरियाली के नाम पर अब तक काम ना के बराबर हुआ है। जीवन हरियाली को लेकर कटिहार में जो उप मुख्यमंत्री का जिला है क्या हश्र है, इसकी तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है। ये जल है, जल की स्थिति आप देख सकते हैं और हरियाली का स्थिति पूरी तरह अब हरियाली नदारद है। जब मुख्यमंत्री आए थे तो ये इलाका पूरी तरह फूल के बगीचे से सुसज्जित था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद ये पूरा इलाका हरियाली के लिए अब संकट के दौर से जूझ रहा है। यहाँ तो स्थिति ऐसा है कि एकदम बेखबर नहीं है, तो हम अकेला क्या सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दुनिया में न ट्यूबवेल का पानी है, न कोई चीज है जो हम कर सकते हैं। जेग रेग में हम काम करते हैं, कब तक हम करें। शेख सबराती जी, आपके बगल में ही आपका जमीन भी लिया गया था, बोला गया था जो तरक्की किया जाए, क्या स्थिति है? हाँ जी सर, लिया था हमारा जमीन किसी जीवन हरियाली में जो फूल लगा हुआ था, जो बना था जीवन हरियाली, मेरे ही खेत में बना था जमीन में, और बोला था कि आप नहीं लगाइए फसल, इस जगह से किसी मंत्री जी आएगा और आदमी सब चले फिरेगा तो बर्बाद कर देगा, इसका हर्जाना आपको मिलेगा। और अब तक हम परेशान रहे सर, उसमें सब चीज फूल लगाने वाला थी में कोई पानी पटाने का साधन नहीं दिया। हम नदी से पानी उठा करके पटाते पूरा परेशान रहते गाछ वृक्ष भी सब सूख गया फूल का। जो भी, मेरा नाम अंजिदा खातून। कुछ लोग हैं स्थानीय स्तर पर, उन लोगों के पास कुछ सुझाव है कि किस तरह से इस इलाके को तरक्की किया जा सकता है, कैसे देखते हैं, क्या हो सकता है? अगर चमरू पोखर को पर्यटक स्थल के रूप में या पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको चयनित किया जाए, विकसित किया जाए, तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और क्षेत्र का नाम भी होगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये रौतारा चमरू पोखर है, इसका एक इतिहास भी रहा है और इसी के मद्देनजर ये पूरा इलाके को जल जीवन हरियाली के रूप में लगभग 1 साल पहले विकसित किया गया था। लेकिन अब यह इलाका पूरी तरह संकट में है और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अगर उप मुख्यमंत्री के जिला में यही इस तरह की संजीदगी देखा जाए तो पूरे बिहार में इस योजना को लेकर क्या स्थिति है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर हिमालय की हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि यह देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये
जिंदगानी। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।